नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी प्रायश्चित का भाग 3 लिख के आई हूँ। उसी रात को सुबोधचंद ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध कर पाना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के अलावा उन्हें अपनी वेदना, अपनी व्यवस्था को छिपाने का कोई और दूसरा सहारा जानना पड़ता था। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर उन्हें आवाज़ दी। मदारी लाल को रात भर नींद न आई थी। घबरा कर बाहर आई। चपरासी उन्हें देखते ही बोले, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर दी। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी देह सिर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे ही मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा है, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा है। हुजूर, लाश की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुस था, हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है, ब्याहने लायक। बहू जी को तो लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं जो रुमाल से आंखें ना पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए थे, पर सबसे कितना मेल जोल हो गया था। रुपये की तो कभी परवाह ही नहीं की। दिल दरिया था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को सामान ला लेते तो शायद गिर पड़ते। फिर बोला, बहू जी बहुत रो रही थी। कुछ ना पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झली जाती हैं, आंखें फूल कर गूलर हो गई हैं। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर, 2 लड़के और एक लड़की। हाँ हाँ, लड़कों को तो मैं देख चुका हूँ। लड़की सयानी होगी। जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज आई हैं। नोटों के बारे में तो बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दारोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर कोई शक नहीं। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते समय याद आ गई होगी कि सुबह मैं दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है। तुम्हें यह क्या मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूं? मुदा सब इतना कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की तो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी और आंखें पूछते हुए बोली, वे और मैं एक साथ के पड़े थे नंदू। 8-10 साल का साथ रहा। साथ उठती बैठती, साथ खाती, साथ खेलती। बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है? मगर तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं ना, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया? जी नहीं हुजूर, कहा ना, अभी लाश की डॉक्टरी करनी है। मुर्दा अब जल्दी चाहिए, ऐसा ना हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे? जी हाँ, दफ्तर के सब लोग आ गए और इस मोहल्ले वाले भी सभी आ गए। पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे कोई पूछताछ नहीं की? जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोधचंद के यहाँ पहुँची तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे उन्हें सब संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिख दीजिए। और सबके बयान तो मैं लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल का सुबह होता था, पर इस बयान से उनका अंकुर भी निकाल डाला। उसी वक्त सुबोध के 2 बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती है।
मदारी लाल से दोनों ही परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गई। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धक कर गया। कहीं इसका मुझ पर शुभ तो न हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह प्रकट न किया हो। उसने कुछ झिझकते हुए, कुछ डरते हुए भीतर कदम रखा। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की तो दौड़कर उनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी पैर पकड़ लिए। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई। वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेर दी। उन्हीं के हाथों यह पूरा भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के पालन पोषण का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि मेरे मुख पर कालिक पुत गई, मेरा कद छोटा हो गया। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान न था कि इसका इतना कष्टदायक फल होगा। वे केवल सुबोध को विवश करना चाहते थे। उनका सर्वनाश करने की उसकी कोई इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने झिझकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए हैं। अगर मुझे मालूम होता कि उनके मन में यह सब चल रहा है तो मेरे पास जो कुछ था वो उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वे यही कहते थे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आपके ऊपर उनको कितना भरोसा था कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नस्तर चला रहा हो। उन्हें अपने कंठ में कोई कीक फंसी हुई सी जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोई, खूब हंसी, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात थी ही नहीं जिसे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तू व्यर्थ ही घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर कब काम आएगी? मेरे साथ के खेले हुए हैं। इस नगर में उनका सबसे अच्छा परिचय है। रुपयों का कोई ना कोई प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में यह बात समा गई। मैं नसीबों की जली ऐसी सोई कि रात को हिली तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ सा मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं को रोक न सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो होना था वह तो हो गया, लेकिन अब आपसे इतनी विनती है कि आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। यह दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे। मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर कोई संदेह नहीं, पर है यह किसी दफ्तर के ही आदमी का काम। आपसे केवल इतनी विनती है कि आप उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका यह हौसला न होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है? किससे अपना दुख कहें? लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी। अब आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी सुनेंगे प्रयाशित भाग 4 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।